नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से करंट अफेयर्स का डोज 10 मिनट रोज में। आज 30 सितंबर 2020 वार बुधवार है। तो आइए फटाफट से आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फटाफट से कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले 3 साल के लिए किसे अपना चेयरमैन चुना है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ट्राई है वो टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर कंट्रोलिंग बॉडी का काम करता है। जैसे कि बैंकों के ऊपर आरबीआई होता है, उसी प्रकार से दूरसंचार जो प्रणाली है या जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके ऊपर रेगुलेशन का काम कौन करता है? ट्राई। और हाल ही में ट्राई के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और ट्राई के जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं पीडी वाघेला जी। ट्राई के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ये हैं पीडी वाघेला जी, आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। और 28 सितंबर 2020 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पीडी वाघेला को ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और ये जो स्थान लेंगे आरएस शर्मा का स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो आरएस शर्मा थे। थोड़ा सा आपको ट्राई वगैरह के बारे में बता देते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और यह भारत में दूरसंचार उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में इस समय 1.2 बिलियन पंजीकृत ग्राहक हैं जो कि दुनिया में भारत को सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बनाते हैं। यानी कि 1.2 बिलियन ग्राहक हैं भारत में मोबाइल के इस समय, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार का बाजार है। और आयकर के बाद सरकार का दूसरा सबसे बड़ा आय का स्रोत है, मैं बता दूं आपको, दूरसंचार। यानी कि जो आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो, ये आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है आयकर के बाद सरकार का। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि सरकार द्वारा दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो 2018 में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति सरकार के द्वारा लाई गई। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर जो है इसके अंदर एफडीआई को बढ़ाकर 74 से 100% कर दिया। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब कोई भी बाहरी कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है, तो उसको हम एफडीआई कहते हैं। जैसे इस समय वोडाफोन इंडिया में है, वो एफडीआई के थ्रू ही उसने भारत के टेलीकॉम सेक्टर में निवेश किया हुआ है। और इसके अलावा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था इंटरनेट के माध्यम से सभी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और तीसरे किस शहर में स्थापित किया गया है या उसको मंजूरी दी है? तो 2 शहर तो हमने आपको यहाँ पर बताई दिए, इम्फाल, चेन्नई, और तीसरा शहर कौन सा है? तो तीसरा शहर है बेटा रांची। तो अब एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी 3 शाखाएं और खुल गई हैं, एक इम्फाल में, एक चेन्नई में, और तीसरी कहाँ पर खुल गई है? रांची के अंदर खुल गई है। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे विस्तार से बता देते हैं। गृह मंत्रालय ने एनआईए के 3 अतिरिक्त शाखाएं इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित कर दी हैं। एनआईए की मैं बता दूँ इस समय कुल 9 शाखाएं काम कर रही हैं। गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ के अंदर। एनआईए का मुख्यालय दिल्ली में और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। एनआईए क्या काम करता है? एनआईए की स्थापना आतंकवादी रोधी एजेंसी के रूप में हुई थी। यानी कि आतंकवाद से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उनकी जांच का काम, उनकी रोकथाम का काम कौन करता है? एनआईए करता है, या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको बोला जाता है, ये करता है। और इसकी 3 नई शाखाएं आप ध्यान रखेंगे ये खोली गई हैं। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने नए हथियारों की खरीद की मंजूरी दे दी। और कितने रुपए के ये हथियारों के खरीद की मंजूरी दी है? तो ये 2290 करोड़ के हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर देखें, 8 सितंबर 2020 को रक्षा अधिग्रहण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय रक्षा उपकरण के अधिग्रहण के लिए 2290 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
ठीक है, रक्षा खरीद के बारे में, हथियारों की खरीद के बारे में। और 2001 में इसकी स्थापना की थी कारगिल युद्ध के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत करने के लिए। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का अनावरण हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और इसे पहली बार 2002 में पेश किया गया था। यानी कि ये जो 2290 करोड़ रुपए की खरीद है, इसको अभी मंजूरी दी है राजनाथ सिंह जी ने। और पहली बार जो रक्षा खरीद की गई थी रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा, वो की गई थी 2002 में। 2001 में स्थापना हुई, 2002 में पहली खरीद हुई थी। और इस बार खास तौर पर अमेरिका से 72,000 एसोल्ट राइफलें हम मंगवा रहे हैं। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिस्टम जो है, रडार सिस्टम, स्मार्ट एंटी फील्ड हथियार भी इसके द्वारा मंगाए जा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? तो नमामि गंगे योजना जो है वो गंगा जी को साफ सुथरा बनाने के लिए है। और इसी योजना के तहत अभी हाल ही में उत्तराखंड में मोदी जी ने 6 नए प्रोजेक्टों का और उद्घाटन किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 नए मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने हरिद्वार के अंदर गंगा नदी के किनारे चांदनी घाट पर एक गंगा नदी को समर्पित म्यूजियम का भी उद्घाटन किया है। और इस म्यूजियम का नाम है गंगा अवलोकन। तो आप से अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि गंगा नदी को समर्पित एक म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आप कहेंगे हरिद्वार में। और उसका नाम क्या है? गंगा अवलोकन। और इस कार्यक्रम में मोदी जी ने जो है जल जीवन मिशन, इसका लोगो भी लॉन्च किया। ये देखिए, हर घर जल, जल जीवन मिशन का ये लोगो है जो अभी मोदी जी ने लॉन्च किया है। इस मिशन के अंतर्गत भारत के सभी घरों में स्वच्छ पीने के पानी पहुंचाए जाने की योजना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये जो रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है बच्चों की एजुकेशन के लिए, वो राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है जी? उड़ीसा राज्य ने। देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। उड़ीसा सरकार ने इस निर्णय के तहत उड़ीसा के स्कूलों एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 28 सितंबर 2020 को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से शिक्षा शुरू करेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड-19 के कारण जो ऑनलाइन शिक्षा इस समय जो है के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के लिए महंगे मोबाइल और लैपटॉप चाहिए होते हैं जो कि हर घर में उपलब्ध नहीं होते। इसलिए रेडियो का सहारा लिया गया, क्योंकि रेडियो स्मार्टफोन की तुलना में सस्ता माध्यम है और इसकी आवर्ती लागत भी क्या आती है? कम। यानी कि यूज़ करने का जो कॉस्टिंग है वो भी कम आती है। आपको अगर ये करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करने से ही ज्ञान बढ़ता है, ये बात ध्यान रखें। अब ओडिशा के ऊपर आ जाते हैं। ओडिशा जो है, अगर मैं बात करूँ, हमारा एक दक्षिणी पूर्वी राज्य है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओडिशा एक तटीय राज्य है, भारत के 9 तटीय राज्यों में से एक है और इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, वर्तमान में इसके गवर्नर हैं गणेशी लाल जी, इसके राज्यपाल, और नवीन पटनायक इसके चीफ मिनिस्टर हैं। 21 लोकसभा की सीटें हैं उड़ीसा में, 10 राज्यसभा की सीटें और 147 जो है उड़ीसा के अंदर विधानसभा की सीटें। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हो गए हैं? तो हिमालय चंद्र टेलीस्कोप लेह के अंदर जो है इंडियन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा लगाया गया है और इसका जो काम है वो है आप लोगों का अंतरिक्ष के अंदर नज़र रखना, तारों वगैरह की जो है आपके धूमकेतु वगैरह हैं उनकी जो है पिक्चर्स वगैरह लेना, ये काम है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप का। तो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप को अब 20 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कितने साल पूरे होंगे बच्चे? 20 साल पूरे हो गए। थोड़ा सा आपको बता दिया जाए, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भारतीय खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में स्थित है। यह धूमकेतुओं, तारकीय विस्फोटों, बाह्य ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की खोज के लिए रात में आकाश को स्कैन करता रहता है। थोड़ा सा आपको हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के बारे में बता दिया जाए विस्तार से। देखिए, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप 4500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट सरस्वती पर स्थित है। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर के द्वारा संचालित किया जाता है, वहीं से कंट्रोल होता है बेंगलोर से। और इसे IIA बेंगलोर के द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था और अब इसके कितने साल पूरे हो गए बेटा? 20 साल। इस टेलीस्कोप को इनसेट 3B उपग्रह के लिंक के माध्यम से संचालित किया जाता है, क्योंकि ये लगा लेह में हुआ है, संचालित बेंगलोर से हुआ है, तो इसे एक उपग्रह के द्वारा संचालित किया जाता है और उस उपग्रह का नाम क्या है? इनसेट 3B।
भारतीय खगोलीय वेधशाला जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, इसको स्थापित किया गया लद्दाख के हानले नामक स्थान पर है। ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, आप ये देख सकते हैं, ये इस टेलीस्कोप की तस्वीर है। इसके अलावा हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के अलावा 3 टेलीस्कोप और भी यहाँ पर भारत ने लगाए हैं। तो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है, ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरी वॉचिंग ट्रांजेक्शन हैपन इंडिया, ठीक है, ये भी है। इमेजिंग चैनको टेलीस्कोप मेस भी है, और इसके अलावा गामा रे एरे टेलीस्कोप हैगर भी है। तो यहाँ पर देखिए ग्रोथ, मेस और हैगर, ये टेलीस्कोप भी जो हैं हमारे भारतीय खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेशन के सहयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए एक समझौता साइन किया है? तो ये है डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने 2 वे एक समझौता, एक डायलॉग जो है अभी चर्चा में था। इस डायलॉग के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री दोनों ने कुछ मुद्दों के ऊपर, कुछ विषयों के ऊपर जो है साझा प्रोजेक्ट बनाए हैं। और उसमें अगर मैं डेनमार्क की बात करूं तो डेनमार्क, आप यहां पर देख सकते हैं मैप में, डेनमार्क एक यूरोपियाई देश है, छोटा सा देश है डेनमार्क यहाँ पर, ठीक है। और डेनमार्क की कैपिटल कौन सी है? कोपेनहेगन। प्राइम मिनिस्टर है मेटे फेड्रिक्सन, ये जो है महिला हैं ये, और करेंसी है डेनिश क्रोन डेनमार्क की, ठीक है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेटे फेड्रिक्सन के बीच में ये समझौते हुए हैं। इसके बाद कुलधुफुशी जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, किस देश में स्थित है? तो कुलधुफुशी एक शहर है, कौन से देश का? मालदीव का। और ये चर्चा में क्यों है, आइए बता देते हैं। देखिए अभी पीछे मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि भारत और मालदीव के बीच एक कार्गो फेरी सर्विस शुरू हुई है। कार्गो फेरी क्या होता है? कार्गो मतलब मालवाहक, फेरी मतलब छोटे जहाज। तो सामान को ले जाने के लिए एक जहाज की सर्विस शुरू हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार की होती है फेरी, ठीक है। और ये जो है सर्विस कोच्चि केरल से मालदीव के शहर कुलधुफुशी तक ये शुरू होगी। देखो मालदीव की राजधानी माले है, लेकिन माले जो है वो हमारे कोच्चि से लगभग 700 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन कुलधुफुशी 500 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ये कोच्चि केरल से कुलधुफुशी के बीच में कार्गो फेरी सर्विसेज शुरू की गई है, और 21 सितंबर को ये सर्विस शुरू की गई थी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जो है ये नौका वगैरह चलाई जाएंगी, और जो जहाज पहला भेजा गया है उसका नाम है MCP लिंच। देखो थोड़ा सा मालदीव के बारे में बता देता हूँ। मालदीव एक दक्षिणी एशियाई देश है। यहाँ पर आप मालदीव देख सकते हैं, भारत के दक्षिण में एक द्वीपीय देश है, हमारे लक्षद्वीप के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। और मालदीव और भारत के बीच में यहाँ पर 9 डिग्री चैनल इसको अलग करता है, मालदीव को भारत से, ठीक है। 9 डिग्री चैनल का मतलब होता है जलमार्ग। यहाँ पर देखें कैपिटल माले है मालदीव की, मालदीवियन रुफिया यहाँ की करेंसी है, और प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सालेह यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति। यहाँ पर आप फ्लैग भी देख सकते हैं मालदीव का। विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया? हाल ही में। तो आपको बता दें जो वर्ल्ड हार्ट डे है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है, हृदय रोगों के प्रति जागरूकता जगाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड हार्ट डे जो है 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हृदय रोग और स्ट्रोक सहित हृदय रोग CVD मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन के द्वारा 2000 में शुरू किया गया था, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि हर साल दुनिया में 17.9 मिलियन जो मौत होती हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि CVD हृदय संबंधी रोगों से होती हैं, जो कि वैश्विक मौत का 31% है, यानी कि हर तीसरा आदमी हृदय रोग से मरता है। सितंबर 2018 की लैंसेट रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में भी जो है हृदय बीमारियों से मरने वाले लोगों का प्रतिशत 28% है, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दें। आप लोग प्लीज़ शेयर नहीं करते हैं यार। देखिए मैं किसी 1 या 2 बच्चे के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं उन सभी बच्चों के लिए बनाता हूँ जो ज्ञान लेने के लिए तत्पर हैं, और उन तक ये वीडियो पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक ये पहुँचे। सेल्फिश ना बने, खुद देखकर जो है हट मत जाया करो, इसको आगे भी शेयर किया करो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, कल फिर से मिलते हैं।
धन्यवाद।